हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो हम नया चैप्टर लेकर आए हैं 11th का। तो ये क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में किसकी बात की जाती है? ऊर्जा की। तो ऊर्जा या ऊष्मा की बात की जाती है। तो चाहे भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, दोनों परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस ब्रह्मांड में किसी भी जीव जंतु या कोई भी कण हो या साम्य अवस्था में हो या गति के अवस्था में, उसे लाने के लिए उनको क्या आवश्यकता पड़ती है? ऊष्मा की या ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं कि देखिए ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। किस दो शब्दों से? थर्मोस मीन्स होता है हीट, हीट मीन्स क्या होता है? ऊष्मा। क्या होता है? ऊष्मा बच्चों, ठीक है। और डायनेमिक्स मीन्स होता है मोशन, गति। तो इस पृथ्वी पर कह सकते हैं या इस ब्रह्मांड में अगर कोई भी पार्टिकल होगा तो उसके एक गति करने के लिए उसे ऊर्जा की या ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। क्या पड़ेगी? ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे देखिए कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के अंतर्गत सभी प्रकार के जो फिजिकल और केमिकल मतलब भौतिक और रासायनिक प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन, होने वाले बच्चों क्या, जो होने वाले ऊर्जा परिवर्तन, इन परिवर्तनों के मध्य जो मात्रात्मक संबंध है। मात्रात्मक का अर्थ होता है दाब। क्या होता है? दाब, आयतन, ठीक है, ताप। इस प्रकार का जो अध्ययन किया जाता है बच्चों, दाब, आयतन और ताप अध्ययन किया जाता है, वह किससे संबंधित है? वह थर्मोडायनेमिक्स से। किससे रिलेटेड है? थर्मोडायनेमिक्स का से। तो जैसे देखिए बच्चों, अगर ये पार्टिकल हो, ऐसे पार्टिकल हो, ठीक है, जो साम्य अवस्था पर है, तो अगर साम्य अवस्था पर हो या स्थितिज ऊर्जा में अगर वह एक स्थान पर स्थायी हो तो दूसरे स्थान पर जाने के लिए तो उसे किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों? हीट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? हीट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ऊष्मागतिकी जो होता है, ऊष्मागतिकी का पूर्ण अध्ययन ऊष्मागतिकी का जो पूर्ण अध्ययन होता है वह 4 नियमों पर आधारित है। पहला क्या है? शून्य। दूसरा प्रथम नियम। फिर तीसरा क्या है? तीसरा आपका द्वितीय नियम। और चौथा क्या है? तृतीय नियम। और यह चारों नियम क्या होता है? मानव को यह अनुभव कराता है कि ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है। ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है। अगर ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? कोई भी अणु जो साम्य अवस्था में नहीं होंगे, वह एक साम्य अवस्था से दूसरी साम्य अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए, है एक शब्द मिला जो क्या है? निकाय है। यह थर्मोडायनेमिक्स में एक शब्द मिला जो निकाय है। निकाय क्या है? ब्रह्मांड का वह लघु मतलब छोटा या बड़ा भाग जिस पर प्रक्षेपण का अर्थ यहाँ पर है किससे है? प्रक्षेपण का अर्थ है ताप, दाब, आयतन आदि कारकों से संबंधित जो भी परिवर्तन होने वाला है उसके प्रभाव का हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अध्ययन किया जाता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। जैसे देखिए बच्चों, अगर जैसे मान लीजिए एक क्या है? या बीकर, ठीक है, यह बीकर है, इसमें जो भी है इसमें मिश्रण है, यह क्या है? निकाय है। क्या है? निकाय है, ठीक है, निकाय है। और इसके जो बाहर का भाग है वह क्या होगा? परिवेश। यहाँ ये सब क्या होंगे? परिवेश। तो बच्चों देखिए, हम नीचे क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर बता दिए जो ये दोनों मिश्रण है यह क्या है? निकाय है, ठीक है, निकाय है। तो अब इसमें क्या हो? इसके ताप की बात की जाए, इस पे दाब की बात की जाए, ठीक है, इसके आयतन में क्या परिवर्तन, इन सारी चीजों को देखा जाए तो वह क्या होगा? वह किसके से संबंधित होगा? ठीक है, इन
वह निकाय से। तो चलते हैं, देखते हैं कि अगला नेक्स्ट क्या है, परिवेश, सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, निकाय को छोड़कर, जो हमारा निकाय का भाग था उसको छोड़कर जो शेष भाग बच रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवेश। क्या कहते हैं, परिवेश। तो बच्चों जैसे अगर कोई बीकर हो, ठीक है, बीकर में क्या है, दो मिश्रण हो, विलय और विलायक। क्या हो, विलय और विलायक। जो विलय और विलायक है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाय, सिस्टम कर रहे हैं। और जो उसके बाहर बीकर के या प्रयोगशाला जो कक्ष है, प्रयोगशाला कक्ष है, उसमें जो प्रयोगशाला कक्ष है उसके बाहर का जो है बीकर के, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिवेश। क्या कहेंगे, परिवेश। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। जो इसमें मिश्रण होगा ए और बी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निकाय कहेंगे। और प्रयोगशाला में रखा हुआ बीकर या प्रयोगशाला की कमरे, जो कमरा है या रूम है, उसके भाग को हम लोग क्या कहेंगे, परिवेश। क्या कहेंगे, परिवेश। तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, निकाय के प्रकार। क्या है, निकाय के प्रकार है। तो निकाय के प्रकार में पहला क्या है, खुला निकाय। क्या होता है, खुला निकाय, ओपन सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, एक खुले निकाय में द्रव्य और ऊर्जा दोनों निकाय एवं परिवेश के मध्य क्या होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है। क्या होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान। देखिए बच्चों, यहाँ द्रव्य की बात कर रहा है और यहाँ ऊर्जा की बात की जा रही है। तो हम देखिए लेते हैं, जैसे एक बीकर है, बीकर में क्या है, गर्म जल है। क्या है, गर्म जल है। ठीक है, यह बीकर है। तो बीकर का जो बाहरी भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवेश। क्या कहते हैं, परिवेश। तो यहाँ पर ध्यान, जो जल वाष्प बन के उड़ रहा है वो हमारा क्या है, द्रव्य है। क्या है, द्रव्य है बच्चों, ध्यान दीजिए। जो हमारा ठीक है जल वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है वो हमारा क्या है, द्रव्य है। ठीक है, और जो बाहर उष्मा निकल रही है, बाहर उष्मा निकल रही वो परिवेश है। तो बच्चों जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे चाय है, चाय एक कप में रखा हुआ है। तो कप में क्या होता है, जो कप के अंदर ठीक है गर्म भाग है तो उनमें से कुछ क्या निकलेगा, वाष्प भी बन के निकलेगा, जो द्रव्य के रूप में क्या निकलेगा, द्रव्य के रूप में। और जो ऊर्जा क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है, बाहर, परिवेश में। कहाँ निकल रही है, परिवेश में। और यहाँ परिवेश में क्या, कुछ द्रव्य या जल वाष्प भी निकल रहा है। तो इसके आयतन, इसके ताप, इसके दाब पर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बच्चों क्या था, यह आपका क्या है, यह एक खुला निकाय है। क्या है, एक खुला निकाय है। हेलो बच्चों, देखिए बंद निकाय क्या है, हम नेक्स्ट। तो हमारा देखिए क्या हो गया, खुला निकाय हो गया। अब हम बंद निकाय की बात कर रहे हैं। तो बंद निकाय किसे कहते हैं, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है बच्चों, देखिए बंद निकाय में निकाय और परिवेश के बीच का विनिमय, जो आदान प्रदान होता है, विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान, विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान, तो यहाँ पर ऊर्जा का क्या होगा, ऊर्जा बाहर निकलेगी, आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन बंद निकाय में द्रव्य बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, द्रव्य बाहर नहीं निकलेगा, वह क्या होगा, बीकर के अंदर ही रहेगा। तो देखिए जैसे हम मान लीजिए क्या है, एक बीकर है। क्या है, बीकर है। बीकर में क्या है, गर्म जल है। क्या है बच्चों, गर्म जल है। इस बीकर के अंदर गर्म जल है। और जो गर्म जल है, जब इसको हम उष्मा देते हैं, हीट करते हैं, तो उनमें से क्या निकलती है, जल वाष्प। जल वाष्प जो निकलेगी, क्योंकि बीकर क्या है, बंद है तो वह परिवेश में नहीं जाएगा। जल वाष्प परिवेश में नहीं जाएगा बच्चों। कहाँ, परिवेश में नहीं जाएगा। उष्मा बाहर निकलेगी, उष्मा हीट आपकी बाहर निकलेगी, लेकिन जो जल वाष्प होगा वह बाहर नहीं जाएगा, परिवेश में नहीं जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंद निकाय। क्या कहते हैं, बंद निकाय। तो बंद निकाय में क्या होता है, द्रव्य बाहर नहीं जाता है। और क्या होता है, निकाय और परिवेश के बीच ऊर्जा का जो होता है आदान प्रदान हो सकता है। तो बच्चों अगला क्या है हमारा, विलगित निकाय। क्या है, विलगित निकाय। आइसोलेटेड सिस्टम है। तो विलगित निकाय क्या होता है, इसमें
देखिए बेलगित निकाय में निकाय एवं परिवेश, जो निकाय और परिवेश के बीच द्रव्य एवं ऊर्जा दोनों का विनिमय नहीं होता है, ना तो ऊर्जा बाहर निकलेगी ना तो आपका द्रव्य वाष्प के रूप में निकलेगा। क्योंकि जब हम कोई ऐसा, ठीक है, जैसे थर्मस है, थर्मस में क्या होता है, ना तो उसकी हीट निकलती है बाहर, ना उसकी ऊर्जा नहीं निकलती है, ना उसका द्रव्य निकलता है, ठीक है। तो जैसे देखिए है, ये क्या है, एक सिस्टम है, निकाय है, और निकाय के अंदर क्या है आपका गर्म जल है, और इसके बाद उनमें जो निकल रही है वह जल वाष्प है। लेकिन जल वाष्प वह परिवेश जो है वह क्या है, क्लोज है, बंद है, जो परिवेश में क्या होगा, द्रव्य नहीं निकल पाएगा, और न ही उष्मारोधी दीवार है, ना तो उष्मा निकल पाएगी, क्या होगी, ना उष्मा निकल पाएगी। इसलिए यह क्या कहलाता है, बेलगित निकाय। क्या होता है, बेलगित निकाय। एक बार बच्चों देख लीजिए, यह जो हमारा बना है चित्र, क्या होगा, जो इसकी दीवार है वह उष्मारोधी दीवार होगी, क्योंकि इसके बाहर उष्मा, परिवेश में उष्मा नहीं निकल पाएगा सराउंडिंग में, और उसके अंदर गर्म जल हो, इसके बाद जो जल वाष्प निकल रहा है वो भी क्या रह जाएगा, निकाय में ही रह जाएगा। यह क्या है, एक सिस्टम है, एक निकाय है, तो इसी निकाय में रह जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग परिवेश में नहीं जाए। जैसे थर्मस क्या है, एक प्रकार का बेलगित निकाय है। इसके बाद बच्चों निकाय, संगठन के आधार पर निकाय दो प्रकार में क्या हो गया, डिवाइड किया गया है। संगठन के आधार पर निकाय दो भागों में विभाजित किया गया। पहला क्या है, समांगी निकाय। क्या है, समांगी निकाय। समांगी निकाय वह होता है द्रव्य केवल एक ही प्रवस्था में हो, द्रव्य केवल एक ही प्रवस्था में हो, जो तीनों प्रवस्थाओं में ना हो या एक से अधिक प्रवस्था में ना हो। जैसे विभिन्न गैसों का मिश्रण, शुद्ध द्रव जो एक ही प्रावस्था में उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। क्या, अरे समांगी निकाय कहते हैं, सॉरी, समांगी निकाय कहते हैं। और दूसरा क्या है, विषमांगी निकाय। विषमांगी निकाय क्या होता है बच्चों, देखिए इस प्रकार के निकाय में द्रव्य दो या अधिक, जो द्रव्य होता है, ठीक है, द्रव्य जो होता है वह दो या दो से अधिक प्रावस्थाओं में, दो या दो से अधिक प्रावस्थाओं में हो। जैसे जल का मिश्रण, जल क्या हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, होता है। और अविलय द्रव का मिश्रण, अविलय द्रव का मिश्रण, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, विषमांगी निकाय। अब देखिए बच्चों, अगला नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्थूल निकाय या स्थूल गुण, जिसे क्या कहते हैं। देखिए स्थूल का अर्थ होता है जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोप सिस्टम। तो स्थूल का अर्थ होता है अधिक मात्रा में। क्या होता है, अधिक मात्रा में। क्या होना चाहिए, अधिक मात्रा में रासायनिक स्पीशीज होना चाहिए। क्या, रासायनिक स्पीशीज होना चाहिए। रासायनिक स्पीशीज में क्या क्या होता है, जैसे परमाणु, आयनन और अणु बहुत अधिक क्या होंगे, अधिक संख्या में या पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो, पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। इस प्रकार के को हम लोग स्थूल गुण या माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी या सिस्टम कहते हैं। अब जैसे देखिए, अब जो माइक्रोस्कोप है, सिस्टम है या स्थूल प्रॉपर्टी है का मापन दो है। पहला क्या है बच्चों, पहला है मात्रात्मक गुण होता है। मात्रात्मक गुण क्या होता है, मात्रात्मक गुण होता है निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर क्या होता है, निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो क्या ले सकते हैं, द्रव्यमान ले सकते हैं। द्रव्यमान हो गया आपके, क्या हो गया, आंतरिक ऊर्जा हो गया, और आंतरिक ऊर्जा और क्या हो जाएगा, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी भी हो सकता है, क्या हो सकता है मात्रात्मक गुण हो सकता है। और दूसरा हमारा क्या है, मात्रा स्वतंत्र गुण। क्या है दूसरा, मात्रा स्वतंत्र गुण। तो ऐसे देखिए, ऐसे निकाय जिसमें द्रव्य की मात्रा निर्भर नहीं करती हो, क्या होती हो, निर्भर नहीं करती हो, किस पर, द्रव्य पर। तो ऐसे गुण को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा स्वतंत्र गुण
कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, मात्रा स्वतंत्र गुण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे टेम्परेचर हो, दाब हो, श्यानता हो, घनत्व हो, तो इनमें क्या होता है, कहने का तात्पर्य है इनमें जो गुण होती है भार की वो नहीं होती है। चलो बच्चों हम देखते हैं कि ऊष्मागतिकी साम्य क्या होता है। देखिए ऊष्मागतिकी साम्य किसे कहते हैं, तो किसी निकाय के स्थूल गुण, हमने इससे पहले स्थूल गुण पढ़ चुके, ठीक है, जिसको माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। यह प्रॉपर्टी जैसे ताप, दाब आदि में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी साम्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऊष्मागतिकी साम्य के प्रकार, तो इसके प्रकार देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है यांत्रिक साम्य, ठीक है, यांत्रिक साम्य है जिसे हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो होता है यदि समय के साथ, कह रहे हैं देखिए एक एक सब, समय के साथ निकाय के अंदर या उसकी सीमाओं पर पदार्थ का प्रवाह न होता हो, तो पदार्थ का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा जो है, ऊष्मा वहां पर नहीं लग रहा है या ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो यदि समय के साथ निकाय के अंदर या उसकी सीमाओं पर पदार्थ का प्रवाह ना होता हो, तो पूरे निकाय पर क्या होगा, जो दाब होगा वह क्या होगा, सामान्य होगा। दाब क्या होगा बच्चों, सामान्य होगा। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक साम्य, क्या कहते हैं, यांत्रिक साम्य या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, तापी साम्य, तो थर्मल इक्विलिब्रियम है, जो देखिए दूसरा हमारा है बच्चों। यदि देखिए, यदि समय के साथ क्या हो, समय के साथ निकाय में, ठीक है, निकाय में ताप या ऊष्मा का प्रवाह एक भाग से दूसरे भाग में, एक भाग से दूसरे भाग में ना हो, क्या हो, ना हो, तो पूरे निकाय में क्या हो, टेम्परेचर स्थिर हो या समान, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तापी साम्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तापी साम्य। तो यहाँ पर देखिए हम लिख दिए, ऊष्मा का प्रवाह एक भाग से दूसरे भाग में ना हो, तो पूरे निकाय में क्या हो, टेम्परेचर सामान्य हो, तो उसे हम लोग तापी साम्य कहते हैं। ये हमारा बच्चों क्या था दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। यदि समय के साथ निकाय में स्थित, समय के साथ निकाय में स्थित निकाय की सांद्रताओं में कोई परिवर्तन ना हो, जो उसकी सांद्रता है उनमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक साम्य। क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक साम्य कहते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है, इसको हम देखते हैं। देखिए, यदि कोई ऊष्मागतिकी निकाय, ठीक है, एवं अवस्थाओं से दूसरी अवस्थाओं में ठीक है, अवस्थाओं से दूसरी अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, कोई ऊष्मागतिकी निकाय या सिस्टम हो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, यहाँ क्या बच्चों होगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। तो ऊष्मागतिकी प्रक्रम की क्या हो, प्रकार। तो ऊष्मागतिकी का पहला प्रकार क्या है, समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में बच्चों क्या होता है, जब कोई प्रक्रम इस प्रकार से कराया जाता है कि पूरे प्रक्रम के दौरान ताप क्या हो, स्थिर हो, ताप क्या हो, स्थिर हो, तो ऊष्मा का बहाव निकाय से परिवेश या बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, या परिवेश से निकाय, क्या हो जाएगा, परिवेश से निकाय,
इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इसमें क्या हो, उष्मा अवशोषित होती है, ठीक है, तो ताप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उष्मा अगर अवशोषित होती है तो ताप घट जाएगा, और उष्मा निमुक्त होती है तो ताप बढ़ जाएगा। तो यह हमारा क्या कहलाता है, समतापी प्रक्रम। तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि टेम्परेचर स्थिर है। दूसरा क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम है। जब कोई प्रक्रम इस प्रकार कराया जाए, जब कोई प्रक्रम इस प्रकार कराया जाए कि निकाय से परिवेश या परिवेश से निकाय में, निकाय से परिवेश या परिवेश से निकाय की ओर उष्मा का कोई बहाव न हो, उष्मा का कोई बहाव नहीं हो। तो अगर उष्मा का आदान प्रदान न हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विलगित निकाय भी कहते हैं। विलगित निकाय का बात हम पहले कर चुके हैं। तो विलगित निकाय में क्या होता है, उष्मा का आदान प्रदान या जल वाष्प का आदान प्रदान नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तीसरा क्या है, समदाबी प्रक्रम है। तीसरा हमारा क्या है, समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम के दौरान क्या होता है, दाब स्थिर होता है। जो दाब लगता है, ठीक है, वह स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद हमारा चौथा क्या है, समआयतनी प्रक्रम। इसमें क्या होता है बच्चों, इस प्रक्रम में आयतन क्या होता है, स्थिर होता है। आयतन 0 होता है, आयतन स्थिर होता है। तो इस प्रकार के को हम लोग क्या कहते हैं, समआयतनी प्रक्रम। नेक्स्ट पांचवा क्या है, पांचवा हमारा है बच्चों चक्री प्रक्रम। जब किसी प्रक्रम के दौरान कोई निकाय विभिन्न परिवर्तनों के पश्चात वह पुनः अपनी पूर्व अवस्था में लौट आए, अपनी प्रारंभिक अवस्था में। कहाँ लौट आए, अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, तो उसे हम लोग चक्री प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्री प्रक्रम। जैसे कोई जब किसी प्रक्रम में यहाँ से शुरू हुआ और पुनः यहाँ पर पुनः पहुंच जाए, तो पुनः अपनी उसी अवस्था में पहुंच जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, चक्री प्रक्रम। तो चक्री प्रक्रम में क्या होता है, डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हमारा क्या है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है पथ। पथ में सब लोग जानते हैं क्या होता है बच्चों, रास्ता। पथ में क्या होता है, रास्ता, जहां क्या होगा, उष्मा का प्रवाह। तो जब कोई निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ होकर, अपनी प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ होकर माध्यमिक अवस्था से गुजरकर अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए, अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पथ। क्या कहते हैं, पथ।